दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आज आप लोगों के सामने एक नई कहानी लेकर आया हूँ, जो एक ऐसी औरत की कहानी है जो अपने पति की बहुत ही निर्मम तरीके से अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर देती है। ये कहानी एक काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। बात आज से लगभग 2 वर्ष पहले की है। मांडा गांव, जो कि नदी के किनारे स्थित है, वहाँ पर राजा नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी जनरल स्टोर की एक दुकान थी, जो कि बहुत ही अच्छी चलती थी, क्योंकि राजन का व्यवहार इतना अच्छा था कि लोग उसे बहुत मानते थे। उसकी शादी हो गई थी तथा उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एक 4 वर्ष की बेटी थी, एक 2 वर्ष का बेटा था। और घर में उसके पिताजी थे, वह एक नौकर था जिसका नाम सुरेश था, जो कि 25-26 वर्ष था। उसका एक भाई था जो अपने बच्चों, अपने पत्नी के साथ दूसरे जगह रहता था, और उसके बहनों की शादी हो गई थी। राजन कभी कभी थोड़ा बहुत अपने परिचितों के साथ बैठकर शराब आदि का पी लेता था, पर वह उसका आदी नहीं था। एक दिन सुबह सुबह राजन की पत्नी, जिसका नाम उषा था, वह अपने ससुर से कहती है कि वे अर्थात राजन रात को लगभग 10 बजे अपने दोस्त के साथ कहीं गए हैं, पर वापस नहीं आए। पिता ने सोचा चलो आ जाएगा, क्योंकि ऐसा महीने में 1-2 बार राजन करता था। वह अपने दोस्तों के साथ कहीं चला जाया करता था और रात वहीं रुक जाता था, और दूसरे दिन दोपहर तक वो घर वापस आ जाता था। परंतु उस दिन वह शाम हो गया पर वापस नहीं आया। तब उसके पिताजी को चिंता हुई, और उन्होंने अपने बड़े लड़के को फ़ोन करके पूछा, जिसका नाम प्रमोद है, बड़े वाले भाई का जिसका नाम प्रमोद है। उसने पूछा कि क्यों बेटा, राजन तुम्हारे यहाँ गया है क्या? तब प्रमोद ने कहा, नहीं पापा, राजन तो हमारे यहाँ इधर कई दिनों से नहीं आया है। अब पिता ने बतलाया कि बेटा प्रमोद, राजन को घर से निकले हुए 2 दिन आज हो गए हैं, दूसरा दिन है, और वो वापस अभी नहीं आया है। इस बात को सुनते ही प्रमोद को भी चिंता हो गई कि राजन कहीं भी जाता था तो वो उससे ज़रूर बताता था कि भैया आज हम यहाँ जा रहे हैं, रात वहीं रुकेंगे और कल हम आएंगे। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। राजन गया था, लेकिन उसने बताया नहीं था प्रमोद से कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसने प्रमोद ने अपने बहनों को भी फ़ोन किया और पूछा कि दीदी, क्या राजन आप लोग के यहाँ आया हुआ है? तब उनकी बहनों ने भी कहा कि नहीं भैया, राजन तो हमारे यहाँ नहीं आया हुआ है। इधर राजन का नौकर सुरेश उसका दुकान खोल रहा था, फिर शाम को बंद कर दिया। प्रमोद तीसरे दिन अपने घर आया। जो राजन का बड़ा भाई था प्रमोद, वो तीसरे दिन अपने घर आया और अपने स्तर से सब जगह पता किया, पर कहीं पता नहीं चला। अंत में हार के पुलिस में रिपोर्ट किया। जब प्रमोद हर जगह पूछ लिया अपने नातेदारों रिश्तेदारों से भी कि भैया वो राजन आपके यहाँ आया है कि नहीं आया है, सभी लोगों ने मना कर दिया। तब उसने जा कर के पुलिस में रिपोर्ट किया कि मेरा भाई आज 3 दिन से लापता है, आज चौथा दिन है, हम लोग सब जगह खोज कर हार चुके हैं और वो हम लोग को नहीं मिल रहा है। अतः हमारी रिपोर्ट लिखी जाए और तत्परता से हमारे भाई को खोजा जाए। हम ऐसा न हो कि कोई अनहोनी उसके साथ हो गई हो। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज किया और उसके घर आया। पुलिस राजन के घर आई और राजन के पिताजी से, पास पड़ोस से और उसकी पत्नी से भी पूछा कि राजन कब घर से गया। उसने वही बात बताई जो रात को 10 बजे के करीब अपने किसी दोस्त के साथ बिना बताए चले गए हैं। नौकर से पूछने पर उसने बताया कि मैं तो 8 बजे प्रतिदिन अपने घर चला जाता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि रात को 9-10 बजे राजन किसके साथ गए हैं। पुलिस ने भी बहुत खोजबीन की, बहुत लोगों से पूछताछ की, पर राजन का पता नहीं चला। लगभग 1 हफ्ते बाद की बात है। कुछ लोग नदी में रोजाना की तरह
नहा रहे थे, जो कि वो नदी जो थी है वो गांव के बगल में ही बहती है और अधिकांश गांव के लोग जो है नहाने के लिए उसी नदी पे ही जाया करते हैं। उस दिन भी कुछ लोग जो है नदी में नहा रहे थे, तभी उन लोगों ने देखा कि एक बोरी है जिसका मुंह बंधा हुआ है और 4-5 कुत्ते, जो आवारा कुत्ते वहाँ पे रोज गंगा जी की नदी के किनारे टहलते हैं, घूमते हैं, वो लोग उस बोरी को खींच करके बाहर ला रहे हैं। कौतूहलवश 1-2 लोग जा करके देखने लगे कि आखिर में कुत्ते क्यों आपस में लड़ रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी बोरी है, उसमें कुछ है और उसका मुंह बंधा हुआ है, तब उन लोगों के दिमाग में आया कि ऐसा न हो कि जो घटना हमारे गांव में घटी है उससे कोई संबंध इस बोरी का हो। और उन लोगों ने उस कुत्तों को भगाया और फिर एक ने कहा पुलिस को बुला लेते हैं, अपने हाथ से इस बोरी का मुंह खोलना ठीक नहीं है। सभी लोगों ने कहा हाँ हाँ पुलिस को बुला लेते हैं। कुछ लोगों ने जाकर राजन के घर पे उसके पिताजी से कहा कि देखिए चलिए, वहाँ एक बोरी मिली हुई है, पता नहीं कैसी बोरी है, उसका मुंह बंधा हुआ है, हम लोग को कुछ शंका है, आप चलकर देख लेते तो बढ़िया था। तब घबरा करके दौड़ते हुए उनके पिताजी, उनकी बहनें, उनका भाई और उसकी पत्नी, राजन की पत्नी, सब लोग गंगा के किनारे, उस नदी के किनारे आए और देखे कि वहाँ पर वास्तव में एक बोरी पड़ी हुई है। और तब तक पुलिस भी वहाँ पे पहुँच चुकी थी। पुलिस आई, उसने बोरी का मुंह खोला और बारीकी से जांच करना शुरू किया। बोरी का मुंह खोला और जब उसको उलटा गया, बोरी को जो पलटा गया, तो उसमें से आदमी का नरकंकाल बरामद हुआ। वो ऐसा कंकाल था जिसकी सभी मांस गल गए थे, बस हड्डियां बची हुई थीं, लेकिन उसमें करीब करीब हाथ, पैर और फेफड़े आदि की हड्डियां उसमें थीं। पुलिस ने बारीकी से जांच करना शुरू किया। जब जांच करते करते जब पुलिस की निगाह हाथ की उंगलियों पर पड़ी, तो संयोगवश एक हाथ की उंगली में, मध्यमा में, एक सोने की अंगूठी थी। उस सोने की अंगूठी को जब निकाल करके पुलिस ने घर वालों को दिखाया कि क्या ये किसकी अंगूठी आप पहचानते हैं, तो उस अंगूठी पर लिखा हुआ था राजन उषा। उषा राजन की पत्नी का नाम था। तुरंत घर वाले पहचान गए कि अरे ये तो हमारे लड़के का ही अंगूठी है और हमको लगता है ये उसी का ही कुछ है। और सभी लोग दहाड़ मार कर रोने लगे। और राजन की पत्नी उषा, उसका तो कुछ कहना ही नहीं था, वो तो एकदम बेहोश हो गई और उसका दांत लग गया। लोग पानी के छींटा मारे, जब उसको थोड़ा सा होश आया तो वो भी बहुत जोर जोर से दहाड़े मार कर रोने लगी। अब ये कंफर्म हो गया था कि ये राजन की ही अस्थियां हैं। पुलिस ने कहा कि भाई एक बार हम इसका और दूसरे तरीके से टेस्ट कर लेते हैं, डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, सब कुछ करवा लेते तब कंफर्म करेंगे। लेकिन घर वालों को विश्वास था कि नहीं, ये राजन का ही शव है, राजन की ही अस्थियां हैं। और पुलिस उस अस्थियों को पुलिस स्टेशन ले आती है और उसे लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। और जो है थाना इंचार्ज अपने सहकर्मियों के साथ तत्परता से अपराधियों की खोज में निकल पड़ते हैं और सभी को कहते हैं कि अपराधी को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और इधर गांव में पूरी शोक की लहर दौड़ जाती है। किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलता है, लोग खाना नहीं बनाते हैं और हर जगह राजन की ही जो चर्चा होती है, हे भगवान, हे प्रभु, इतने अच्छे लड़के के साथ ऐसा क्यों हुआ? कौन ऐसा व्यक्ति था जो उसे रात को ले गया अपने साथ और उसके साथ ऐसा किया? पुलिस भी अपने जांच में जुट जाती है और अपने आदमियों को पता लगाने के लिए इस केस पर लगा देती है। जांच में कुछ दिन बाद उसकी अर्थात राजन की पत्नी के व्यवहार में परिवर्तन देखकर पुलिस को शक हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है, जब जैसे जैसे
उसी तरह से राजन की पत्नी के अंदर भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और वो नौकर भी आकर दुकान खोलना शुरू कर देता है और उसके पिताजी उस दुकान पर बैठते हैं और वही देखताक करते हैं। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं से धीरे धीरे राजन की पत्नी का व्यवहार देख करके और अब वो राजन की पत्नी के ऊपर उन्हें शक होने लगता है। पुलिस राजन की पत्नी को थाने ले आती है, कहती है चलो थाने पर, तुमसे कुछ हमें बातचीत करना है। और वो थाने पर आती है। पुलिस अपने तरीके से जब राजन की पत्नी से पूछती है तो राजन की पत्नी अपने गुनाह को कबूल लेती है और जो कहानी वो बतलाती है, जो कहानी वो कहती है, जो कहानी वो सुनाती है, उसको सुन करके वहाँ पे खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े जाते हैं और कितने लोग अविश्वसनीय रूप से उस औरत को देखने लगते हैं कि क्या एक औरत भी ऐसा कर सकती है। जो औरत अपने पति के साथ 5 साल 6 साल से रह रही है, क्या वो पत्नी भी अपने पति के साथ इतनी क्रूरता कर सकती है। वो बतलाती है कि मेरे पति मुझे मानते तो बहुत थे, मेरे लिए सब कुछ करते थे और उन्होंने जो नौकर रखा था वो नौकर ही भी से जो है मेरे घर का पूरा देखभाल करता था। कहीं जाते आते थे तो नौकर मेरे यहाँ रुक जाता था, रात को वहीं रहता था और सब खाना आना, सब खाना पीना उसका वहीं होता था। घर में उसका अच्छा खासा आना जाना था और इसी आने जाते उस नौकर से राजन की पत्नी का संबंध कायम हो जाता है और धीरे धीरे संबंध इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि राजन की पत्नी कहती है, हे सुरेश सुनो, अब मैं राजन के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम मुझे अपने साथ रखो चाहे जिस तरह से। तब राजन और सुरेश और उसकी पत्नी उषा मिलकर एक प्लान बनाते हैं और राजन जब रात को 8-9-10 बजे अपने दुकान से आता है घर में तो उसकी पत्नी उषा उसे चाय देती है और उस चाय को पीते ही राजन बेहोश हो जाता है, क्योंकि उषा ने उस चाय में पहले से ही बेहोशी की दवा मिला दी थी, जो दवा उसे सुरेश ने ला कर दिया था। जब राजन पूरी तरह से बेहोश हो जाता है तब उषा सुरेश को बुलाती है, जो सुरेश जो उसी घर में छुपा रहता है, और सुरेश अपने एक दोस्त को बुलाता है जो कि कहीं नज़दीक में ही था, वो भी आता है और उसके बाद उस घर में कहते समय मेरा कलेजा काँप रहा है कि मैं बताते समय कि मैं कैसे बतलाऊं कि वो उषा, वो जो पत्नी जो उसके साथ इतने दिन तक रही थी, वो उषा अपने पति का पैर पकड़ती है और उसका सुरेश जो है उसका हाथ पकड़ता है राजन का, और उसका जो दोस्त आया था बड़ी बेरहमी से चाकू से उसका गर्दन काट देता है। उसका गर्दन काट देता है, राजन का मर जाता है, राजन का देहांत हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसका हाथ पैर काट करके वो सब एक बोरी में भरते हैं और उसके बाद वहाँ साफ सफाई कर देते हैं, किसी को शक भी नहीं होता है। वह बोरी ले करके सुरेश और उसका जो दोस्त आया था वो दोनों ले जाकर के उसे कहीं गंगा जी में फेंक देते हैं। ये कहानी, ये सभी बातें राजन की पत्नी ने पुलिस को बतलाई। और इन सब बातों को सुन करके इस सब बात की जानकारी गांव वालों को होती है कि राजन की पत्नी ने ही सुरेश के साथ मिल करके राजन की हत्या की है, उसे काट करके बोरी में भर करके गंगा जी में फेंकवा दिया है। सुन करके पूरे गांव वाले दंग रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि काश ऐसी पत्नी भगवान किसी को न दे जो इतनी बेरहमी से अपने पति को काट देती है और बोरी में भर कर फेंकवा देती है। पुलिस राजन को और सुरेश को गिरफ्तार कर लेती है। उसके दोस्त की अभी भी तलाश जारी है जो है, और कभी न कभी तो वो पकड़ा जाएगा ही। जिस इन चालाकी से राजन की पत्नी और सुरेश ने जिस चालाकी से राजन की हत्या की थी, उन लोग सोचा था कि हम लोग कभी पकड़े नहीं जाएंगे और साथ में रह कर रहेंगे, और उसके आगे पता नहीं और क्या प्लान था। हो सकता है उनका प्लान ये भी रहा हो कि आगे चल करके उसके पिता की भी हत्या हम लोग कर देंगे और पूरी संपत्ति के मालिक हम लोग बन जाएंगे। ये भी हो सकता है कि प्लान रहा हो अंदर अंदर जो है। लेकिन अपराध कभी छुपता नहीं है,
चाहे अपराधी कितना भी चालाक हो, और वो एक दिन पकड़ा ही जाता है। और ऐसा ही उषा के साथ हुआ, राजन के साथ हुआ, दोनों पकड़े जाते हैं। आज उषा जेल में है और सुरेश भी जेल में है, और उस राजन के पिताजी आज भी उस दुकान पर बैठ करके सड़क की तरफ देखा करते हैं, कब मेरा राजन आएगा, कब मेरा राजन आएगा, कब मेरा राजन आएगा। लेकिन राजन आज तक नहीं आया। दोस्तों, साथियों, मैं इस कहानी को इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आज के समय में आप कभी भी इतना अधिक विश्वास अपने नौकरों पर न करें। हरदम उनके ऊपर अपनी निगाह जरूर रखे रहें, ताकि कोई भी घटना अगर घटित होने वाली हो तो आपको पता लग जाए। दोस्तों, साथियों, भाइयों बहनों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो आप लोग इस कहानी को एक लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथियों में शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।